देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वेल्थ बनानी है तो यूएस स्टॉक्स और अमेरिकन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। और मेरा ये कन्विक्शन आज भी वैसा ही है। लेकिन एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमारा काम सिर्फ ब्लाइंड इन्वेस्टिंग करना नहीं होता है। हमारा काम होता है मार्केट के रिस्क को समझना, दूसरे पहलू को देखना और खुद से यह सवाल पूछना, व्हाट इफ, क्या हो अगर जो हम सोच रहे हैं मार्केट उस डायरेक्शन में ना जाए। आज पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट, आपके इंडेक्स फंड्स और यूएस टेक का वैल्यूएशन एक बहुत बड़ी स्टोरी पर टिका हुआ है। वो स्टोरी ये है कि अमेरिकन एआई कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया आने वाले टाइम में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाएंगी, क्योंकि आगे चलकर पूरी दुनिया को इनकी एआई टेक्नोलॉजी यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन आज हमें इस स्टोरी को थोड़ा क्वेश्चन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट कल क्रैश हो जाएगी या एआई एक फ्रॉड है, नहीं। लेकिन हमें यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या हम एआई के एक बबल में आ चुके हैं। इस सवाल का बीज बोया गया 12 जून को। अचानक यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड ल्यूटनिक ने सैन फ्रांसिस्को की एक टॉप एआई कंपनी एंथ्रोपिक को एक इमरजेंसी लेटर भेजा। और उस एक लेटर के बाद दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स का एक्सेस फॉरेन नेशनल्स, जो कि नॉन यूएस सिटीजन होते हैं, उनके लिए रातों रात बंद कर दिया गया। फ्रांस, जर्मनी, जापान और यहां तक कि यूएस कंपनीज ने नॉन अमेरिकन एम्प्लॉइज को भी एआई यूज करने से रोक दिया गया। अचानक अमेरिका को किसका डर लगने लग गया? और क्या आपको पता है कि 2008 के हाउसिंग क्रैश को पहले से प्रिडिक्ट करने वाले लेजेंडरी इन्वेस्टर माइकल बरी ने हाल ही में कुछ ऐसे चार्ट शेयर किए हैं जो एआई स्पेंडिंग पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आज की इस डीप डाइव वीडियो में हम एआई के बिजनेस मॉडल को पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चाइना एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है जो शायद यूएस टेक के ट्रिलियन डॉलर प्रॉफिट के सपने को चैलेंज कर सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एज एन इंडियन इन्वेस्टर जो यूएस मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या स्मार्ट चेंजेस इस टाइम पे करने चाहिए ताकि आप टेक ग्रोथ का फायदा भी उठा सके और रिस्क से भी बच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर आगे जाने से पहले, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, पिछले 20 से 30 सालों से यूएस टेक स्टॉक्स इतने सक्सेसफुल क्यों रहे हैं? इसका बड़ा सिंपल आंसर है सॉफ्टवेयर का बिजनेस मॉडल। सॉफ्टवेयर लिटरली दुनिया का बेस्ट बिजनेस मॉडल है। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार हैवी इन्वेस्टमेंट करके एमएस एक्सेल या विंडोज बनाया। अब जब कोई नया कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर की कॉपी खरीदता है तो माइक्रोसॉफ्ट को उस नई कॉपी बनाने में ऑलमोस्ट $0 लगते हैं। उनकी कॉस्ट तो फ्लैट रहती है, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहता है। इस मैसिव प्रॉफिट मार्जिन की वजह से टेक कंपनीज ने दुनिया पर राज किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई ने इस परफेक्ट बिजनेस मॉडल को तोड़ दिया है। एआई एक्सपर्ट्स पॉइंट करते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स के पास शायद नेक्स्ट आईफोन या न्यू गूगल सर्च जैसा हाइपर ग्रोथ पोटेंशियल बचा ही नहीं। एआई एक सॉफ्टवेयर बिजनेस की तरह ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये एक रेस्टोरेंट की तरह काम कर रहा है। जब आप चैट जीपीटी से एक लंबा सवाल पूछते हैं ना, तो बैकएंड पर ओपन एआई के सर्वर्स में मैसिव इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और महंगी एनवीडिया चिप्स घिसती हैं। मतलब जितना ज्यादा लोग एआई यूज करेंगे उतना ज्यादा कंपनी का बिल आएगा। हर नया कस्टमर इनके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर आता है, ठीक एक रेस्टोरेंट की तरह जहां हर नई प्लेट सर्व करने पर इंग्रेडिएंट्स का खर्चा लग जाता है। और ये खर्चा छोटा मोटा नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स और द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई ने 2025 के सिर्फ एक साल में एस्टिमेट के हिसाब से $20.9 बिलियन बर्न कर दिया है। इन्वेस्टर्स को हमेशा लगता है कोई बात नहीं है, अमेजॉन ने भी तो शुरू में लॉस किया था, स्केल होने पर एआई भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन डेटा सजेस्ट कर रहा है कि एआई के मार्जिन स्केल होने के साथ बेटर नहीं हो रहे हैं बल्कि खराब हो रहे हैं। ओपन एआई का हर नया मॉडल जैसे जीपीटी 4 पुराने मॉडल से ज्यादा एक्सपेंसिव है रन करने के लिए। यहां तक अफवाहें हैं कि ओपन एआई को अपना ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन का आईपीओ 2027 तक पुश करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहां सोचना पड़ेगा, क्या हम उन कंपनीज को ओवर वैल्यू कर रहे हैं जिनके पास अभी तक एक सस्टेनेबल हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल ही नहीं है? और अगर इनका मॉडल इतना ही वीक है तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने इन एआई टूल्स के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे क्यों किए हैं? आइए समझते हैं एआई कंपनीज आज कॉर्पोरेट क्लाइंट से पैसा कैसे चार्ज करती है। वो चार्ज करती हैं टोकन्स के बेसिस पे। हर वर्ड जिसे हम टोकन कहते हैं जो एआई आपके लिए पढ़ता है या लिखता है, उसका पैसा लगता है भाई। भले ही एआई ने जवाब गलत दिया हो। पैलेंटीर के सीईओ एलेक्स कार्प इस मॉडल को फियर्सली क्रिटिसाइज भी करते हैं। पैलेंटीर दुनिया की टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज और मिलिट्री के साथ काम करती है, इसलिए कार्प की बातों में भाई वजन बहुत है। वो कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे चार्ज नहीं किया जाता। अगर आप एक लॉयर हायर करते हो तो आप कोर्ट केस जीतने के पैसे देते हो। अगर एआई में सच में इतना पोटेंशियल है कि वो किसी कंपनी को बिलियंस कमा कर दे सकता है, तो एआई कंपनीज रिजल्ट का 30% कट क्यों नहीं मांग रहा भाई? वो टोकन्स का चिल्लड़ क्यों गिन रहा है? इसका जवाब ये हो सकता है कि एआई कंपनीज को खुद नहीं पता कि उनके मॉडल्स कब
हैल्यूसिनेट करेंगे, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना चालू कर देंगे। उन्हें लगता है कि क्लाइंट्स खुद टोकन्स बर्न करे, हिट एंड ट्रायल करे और यूज केसेस खुद ही ढूंढते रहे। लेकिन पैलेंटियर के सीईओ ने पॉइंट आउट करते हुए यह कहा है कि कॉर्पोरेट अमेरिका इस मॉडल से डीपली फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कंपनीज को लग रहा है कि यह टोकन सिस्टम उन पर एक वेल्थ टैक्स की तरह एक्ट कर रहा है, और इससे भी बड़ा है थेफ्ट ऑफ सीक्रेट सॉस। देखिए, हर कंपनी का ना अपना एक सीक्रेट सॉस होता है, और अगर एआई इस कंपनी में ऑपरेट करेगा तो आपका सीक्रेट सॉस, आपके ट्रेड सीक्रेट्स, आपका प्राइवेट डेटा जो आपके कंपेटिटर्स से बेहतर बनाता है, जब एक सीईओ अपने इन सीक्रेट सॉस को एआई मॉडल्स में डालता है रिजल्ट्स पाने के लिए, तो एआई उस डेटा से सीख जाता है। क्या गारंटी है कि कल वही एआई कंपनी आपके डेटा पर ट्रेन होकर आपका ही कॉम्पिटिटर ना बन जाए? एंथ्रोपिक, जो कि क्लॉड एआई बनाती है, ने हाल ही में एक डिजाइन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जबकि उनकी डीप पार्टनरशिप डिजाइन कंपनी फिग्मा के साथ थी। फिग्मा के सीईओ लिटरली शॉक में आ गए। कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रही है अपने ही रिप्लेसमेंट्स को ट्रेन करने के लिए। इसीलिए अब सॉवरेन एआई का ट्रेंड आ रहा है। कंपनीज और गवर्नमेंट्स कह रही हैं, हमें तुम्हारा एआई रेंट पर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा मॉडल दो जिसे हम अपने खुद के सर्वर्स पर, अपने जीपीयूज पर चला सके, जहां हमारा डेटा सेफ हो जाए। यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसी कंट्रीज अब इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही हैं और यूएस मॉडल्स के टैप पर डिपेंड नहीं करना चाहती हैं। तो देखिए, अगर क्लाइंट्स एआई से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और मॉडल्स लॉसेस में जा रहे हैं, तो ट्रिलियन डॉलर एआई स्पेंडिंग को जस्टिफाई किया कैसे जा रहा है? यहां एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का जिक्र होता है जो काफी अलार्मिंग हो सकती है। दोस्तों देखिए, एआई का असली रिस्क है ना बैकएंड पे छुपा हुआ है, डेटा सेंटर्स और हार्डवेयर में। डेटा सेंटर्स आज इतने मैसिव हो चुके हैं कि ऑरेकल जैसी कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक्सेप्ट करती है कि वो शायद किसी एक कस्टमर, पॉसिबली ओपन एआई, के लिए 7.1 गीगावाट्स का डेटा सेंटर कैपेसिटी बना रही है। ये कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बराबर की इलेक्ट्रिसिटी होती है। और ओरेकल की रिपोर्ट खुद कहती है कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि शायद ये कस्टमर्स इन बिल को पे भी नहीं कर पाएंगे। अगर $20 बिलियन बर्न करने वाली ओपन एआई ने इन डेटा सेंटर्स के मार्जिन लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया, तो पूरी चेन डेंजर में आ सकती है। और एक थियरी हार्डवेयर सेल्स, जैसे कि एनवीडिया चिप्स, पर भी सवाल उठाती है। एनवीडिया आज अनडिनायबली मार्केट का लीडर है, लेकिन उनके मैसिव डिमांड नंबर्स में एक पिक्यूलियर ट्रेंड छुपा है। मार्केट में कुछ छोटी क्लाउड कंपनीज हैं जिन्हें नियो क्लाउड्स कहते हैं, जैसे कि कोर, नीबियस, साइफर माइनिंग। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कंपनीज बैंकों से $बिलियन बोरो करती हैं एनवीडिया के चिप्स खरीदने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एनवीडिया इनमें से कुछ कंपनीज में हेवीली इन्वेस्टेड है और कभी-कभी अपने ही बेचे हुए चिप्स इन्हीं नियो क्लाउड से रेंट पर वापस ले लेती है। इसको ना आप एक कार डीलरशिप से कंपेयर कर सकते हैं। इसको ऐसे सोचिए कि एक कार डीलर आपको लोन देकर खरीदने के लिए कह रहा है, और फिर वीकेंड पर आपसे वही कार पैसे देकर रेंट पर ले लेता है, ताकि बुक्स में डिमांड और सेल्स स्ट्रांग दिखे। जब एक इंडस्ट्री में ऐसा सर्कुलर फाइनेंसिंग होने लगता है, तो एज एन इन्वेस्टर हमें पूछना चाहिए, क्या रियल डाइवर्स कस्टमर डिमांड सच में इतनी स्ट्रांग है या थोड़ा आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है? वहीं दूसरी तरफ मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon एआई पर लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बहा रहा है। लेकिन जब इनकी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट आती है, तो ये अपनी क्लाउड रेवेन्यू, एड रेवेन्यू और यूट्यूब रेवेन्यू को फ्लॉन्ट करते हैं, पर प्योर एआई रेवेन्यू का स्पेसिफिकली ब्रेकडाउन देने से बचते हैं। वॉल स्ट्रीट का रूल है, अगर पब्लिक कंपनी के पास गुड न्यूज है तो वो मेगाफोन पर चिल्लाती है, और अगर वो स्ट्रिक्टली एआई रेवेन्यूज को छुपा रहे हैं तो शायद इसीलिए क्योंकि बाकी प्रॉफिटेबल बिजनेस का पैसा एआई के मैसिव लॉसेस को कवर करने के लिए इस समय यूज हो रहा है। फिर भी मार्केट इन्हें रिवॉर्ड कर रही है, ये सोचकर कि आज का इन्वेस्टमेंट कल उन्हें ग्लोबल मोनोपोली देगा। पर लेकिन ये यूएस टेक का मोनोपोली का सपना शायद कभी पूरा ना हो, क्योंकि मार्केट में एक मेजर डिसरप्टर आ चुका है। देखिए, आज अमेरिका एआई रिसर्च और डेटा सेंटर्स पर इस साल करीबन $764 बिलियन खर्च करेगा, जो उनकी इकोनॉमी का रफली 3% है। इसके कंपैरिजन में चाइना एआई पर सिर्फ $102 बिलियन, 0.6% ऑफ इकोनॉमी लगा रहा है। अमेरिका 10 गुना ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड बेंचमार्क्स देखें तो चाइना इफेक्टिवली जीत रहा है, या एटलीस्ट टाई कर रहा है। इसका सीक्रेट है एक प्रोसेस जिसे एआई की भाषा में डिस्टिलेशन कहते हैं। जब अमेरिका एक नया फ्रंटियर मॉडल बनाता है, तो वो जीरो से स्टार्ट करता है। वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे महंगा और कॉम्प्लेक्स रिसर्च करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और गीगावाट्स ऑफ एनर्जी लगा देता है। और चाइना क्या करता है? वो बेसिकली अमेरिकन मॉडल्स के आउटपुट और आंसर्स को स्टडी करता है और अपने मॉडल्स को उन आने वाले करेक्ट आंसर्स के बेसिस पर ट्रेन कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है कि क्लास का टॉपर पूरी रात जाग कर होमवर्क करता है और सुबह पीछे बैठा हुआ बच्चा 5 मिनट में उसका होमवर्क कॉपी कर लेता है, वो भी फ्री में। चाइना इन मॉडल्स को कंप्रेस करके छोटा, फास्ट और एक्सेप्शनली सस्ता बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन मॉडल्स को दुनिया भर में ओपन सोर्स करके बेच रहा है, यानी आपके लिए वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा और हमेशा अवेलेबल भी रहेगा। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक थर्ड पार्टी डेवलपर ने सेम कोडिंग टास्क दो मॉडल्स को दिया। एक था अमेरिका का स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल क्लॉड ओपस, दूसरा था चाइना का ओपन सोर्स मॉडल जीएलएम।
दोनों ने टास्क 5.5 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। लेकिन अमेरिकन मॉडल ने चार्ज किया $2.33, जबकि चाइनीज मॉडल का एपीआई कॉस्ट आया सिर्फ 31 सेंट्स। यूएस का मॉडल करीबन 8 गुना ज्यादा महंगा था। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स जो ग्लोबल मॉडल्स को रैंक करता है उसे देखें तो टॉप पर भले ही अमेरिकन मॉडल्स हैं, लेकिन पूरी ग्लोबल रैंकिंग का मिडिल टियर चाइनीज मॉडल्स जैसे डीप सी, क्वेन, किमी, मिनीमैक्स इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और देखिए ग्राउंड रियलिटी को समझिए कि 90% बिजनेसेस को ना दुनिया के सबसे स्मार्ट या सबसे महंगे एआई नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक ऐसा मॉडल जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्स प्रोसेस करने के लिए एक डिसेंट सस्ता नॉर्मल एआई चाहिए, और यहां यूएस टेक कंप्लीटली आउटप्राइस्ड हो जाता है। हद तो तब हो गई कि चाइना की एक फूड डिलीवरी कंपनी जिसे मित्यून कहते हैं, इसको समझ लीजिए कि हमारे जोमेटो और स्विगी के जैसे, ने लॉन्ग कैट नाम का एआई मॉडल रिलीज कर दिया। सोचिए, एक फूड डिलीवरी कंपनी का एआई मॉडल अमेरिका के मल्टी ट्रिलियन डॉलर जायंट्स गूगल जेमिनाई और एंथ्रोपिक के मॉडल्स को रियल वर्ल्ड बेंचमार्क्स में टक्कर दे रहा है। अब जरा इस पॉइंट पर बहुत गौर से सोचिएगा। अगर अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर आया है और चाइना उनके 90% क्वालिटी का प्रोडक्ट सिर्फ 10% प्राइस में दुनिया को बांट रहा है, तो क्या अमेरिकन कंपनीज अपना खर्च किया हुआ ट्रिलियन डॉलर्स कभी वापस ला पाएंगी? एक तरह से यूएस टेक का एआई स्पेंडिंग ग्लोबल एआई इंडस्ट्री के लिए एक फ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डोनेशन बन चुका है। तो अगर ये सच में एक फाइनेंशियल ट्रैप है, तो एज इन्वेस्टर्स हमें कब और कहां रेड फ्लैग्स दिखने चाहिए, आइए समझते हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, हो सकता है मैं गलत हूं, और कल को हो सकता है एआई सच में नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बन जाए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि हमें ट्रिगर पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर ये बबल है तो कब फूटेगा हमें नहीं पता। लॉजिक कहता है कि जब कंपनीज पैसा यानी केपेक्स लगाना बंद करेंगी तब मार्केट गिरेगा। लेकिन डॉट कॉम क्रैश में 2000 में जो हुआ था उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मार्केट साल 2000 में क्रैश हो गया तब, जबकि इंटरनेट केबल बिछाने वाली कंपनीज 2001 तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही थी। मार्केट तब क्रैश करता है जब इन्वेस्टर्स का उस स्टोरी पे से भरोसा उठ जाता है। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट का मानना है कि इस बार ट्रिगर होगा केपेक्स पुलबैक का। जिस दिन किसी पहली बड़ी टेक कंपनी के सीईओ ने अपनी अर्निंग्स कॉल में अनाउंस कर दिया कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कि एआई डेटा सेंटर्स है को अब थोड़ा मॉडरेट या कम कर रहे हैं, और अगर वॉल स्ट्रीट ने उस दिन उसके स्टॉक को रिवॉर्ड कर दिया, तो बाकी सारी कंपनीज लाइन से अपने स्पेंडिंग को रोक देंगी। दूसरा इंडिकेटर है डेट मार्केट। जब इन मेगा डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए बैंक्स नया लोन देना बंद कर देंगे तो बबल कोलैप्स हो सकता है। और तीसरा मेट्रिक जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं वो है क्रेडिट स्प्रेड्स। ये बॉन्ड मार्केट का फियर गेज करता है। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस हो जाता है। अगर ये डिफरेंस जो स्प्रेड है वो बहुत बड़ा है, तो मतलब मार्केट में डर आ चुका है, जैसे 2008 के क्रैश में हुआ था। आज के दिन ये स्प्रेड सिर्फ 2.6% है, यानी मार्केट बिल्कुल शांत बैठी है। लेकिन ध्यान रहे, जब 2007 में हाउसिंग क्रैश हुआ था ना, तब भी ऐसा ही शांति का माहौल था, इतना ही काम था मामला। और फाइनली माइकल बरी, उन्होंने हाल ही में डेटा शेयर किया है कि चिप स्टॉक्स आज अपनी 15 साल की हाईएस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो यूएस कंपनीज एआई बना रही हैं, मार्केट उनके स्टॉक्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर डाउट हो रहा है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस टाइम है एआई टोकन्स का प्राइस। मई से लेकर अब तक 20% गिर चुका है। जब हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा डिमांड होनी चाहिए थी तब प्राइसेस गिर रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि लोग सस्ते चाइनीज मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एज एन इंडियन इन्वेस्टर जो यूएस स्टॉक्स को हेविली फेवर करता है, आपको क्या करना चाहिए? मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं, आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको यूएस स्टॉक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अमेरिका आज भी दुनिया का फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। हम इस स्टोरी को पूरी तरह अबैंडन नहीं कर सकते। क्या पता ये एआई इनोवेशन जो है अचानक से कोई ब्रेक थ्रू लेके आ जाए। लेकिन द की वर्ड हियर इज ब्लाइंडली। हमें यूएस टेक में ब्लाइंडली अपना 100% पैसा पार्क करने की जरूरत नहीं। अगर कल को एआई स्पेंडिंग का नैरेटिव चेंज हुआ तो नैस्डैक और यूएस टेक फंड्स को एक लंबा टाइम लग सकता है और कुछ करेक्शन भी आ सकता है। इसलिए यहां मेरी एक्शनेबल स्ट्रेटजी आपके लिए इस प्रकार है। पहली चीज है, डोंट पैनिक सेल बट रीबैलेंस। अगर आपका पोर्टफोलियो 100% टेक हैवी यूएस फंड्स में है तो उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। टेक कंपनीज बहुत ओवरवैल्यू टेरिटरी में चल रही हैं। सेकंड चीज है, 10 से 20% रूल को फॉलो करें। अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 से 20% हिस्सा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट करें। और ध्यान रहे, ये इंटरनेशनल एलोकेशन 100% यूएस और टेक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। थर्ड मैं बताऊंगा, एक्सप्लोर नॉन यूएस नॉन टेक स्टॉक्स। यूरोप, इमर्जिंग मार्केट्स और जापान जैसे मार्केट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जहां एआई से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। और चौथा है,
यूज क्वालिटी एंड वैल्यू ईटीएफ्स। देखिए ग्रोथ टेक ईटीएफ्स का नशा बहुत हो गया है। अब जो है अपने बास्केट में वैल्यू ईटीएफ्स जो अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके अर्निंग्स बहुत सॉलिड है, और क्वालिटी ईटीएफ्स हाई रिटर्न्स वाली और लो डेट वाली कंपनीज में जरूर इन्वेस्ट करें। अगर एआई बबल डिफ्लेट होता है तो ये वैल्यू और क्वालिटी ईटीएफ्स आपके पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग कुशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये सब करना कहां से है? इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वेस्टेड प्लेटफॉर्म। वेस्टेड एक 6 साल पुराना रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिनके एसेट अंडर मैनेजमेंट $1 बिलियन से भी ज्यादा है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीमलेसली यूएस टेक कंपनीज में, एसएनपी 500 में, नैस्डैक 100 में, क्वालिटी ईटीएफ्स में, वैल्यू ईटीएफ्स में, 10,000 से ज्यादा स्टॉक्स और ईटीएफ्स में ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इधर आपको इन्वेस्टमेंट अपनी चालू करने के लिए मात्र $10 चाहिए, यानी कि ₹1000 से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। चाहे आप एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो आपने अगर अभी तक अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू ही नहीं की है, तो वेस्टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कर सकते हैं। मैं खुद भी अपना पोर्टफोलियो वेस्टेड पे रखता हूं, तो वही चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर आप भी अपना अकाउंट खोल के यूएस स्टॉक्स या ईटीएफ्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके अपना अकाउंट खोल लीजिए। और हाँ, अपने अकाउंट में $10 डालने पे आपको $10 वेस्टेड की तरफ से ऑनबोर्डिंग बोनस मिलेगा। इस ऑनबोर्डिंग बोनस को आप यूज कर सकते हैं ईटीएफ, स्टॉक्स, कुछ भी खरीदने के लिए, जो भी आपकी चॉइस है। तो फटाफट करिए, क्योंकि ये $10 का बोनस सिर्फ 100 लोगों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों याद रखना, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को बचाना है। हम टेक ग्रोथ का फायदा जरूर उठाएंगे, पर रिस्क को मैनेज करके। तो अब आपको क्या लगता है, क्या यूएस स्टॉक एक एआई बबल फेस कर रहा है, या मैं और माइकल बरी थोड़ा ज्यादा ही ओवर एनालाइज करने लग गए? मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। इंटरनेशनल ईटीएफ्स को लेकर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक जर्नी चालू नहीं करी है तो वेस्टेड के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके कर लीजिए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय जय भारत।